शुभ संध्या। सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर निशान टास इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 730 डे पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी अवगत होंगे कि IAPH फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में ये अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता रहा, तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी की विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के साथ होम्योपैथी ज्ञान का साझा करना और सभी के बीच सद्भावना को प्रोत्साहित करना। आइए आज की इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। मैं आज के इस बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर दीपक प्रसाद सिंह सर का हार्दिक स्वागत करता हूँ। डॉक्टर हनीमन सर के जन्म दिवस पर आज का विशेष कार्यक्रम। आज का जो टॉपिक है डॉक्टर हनीमन के तत्कालीन पैथोलॉजी आज के संदर्भ में। तो मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और सबसे पहले दूसरा तो फिर निकले का मौका मिलता है नहीं मिला। सबसे पहले तो आज का दिन के प्रोग्राम बनाते दिन है, क्योंकि आज वर्ल्ड होम्योपैथिक डे है। और वर्ल्ड होम्योपैथिक डे ये सबसे गुड चीज है हम लोग के लिए। और ये सबसे अच्छी बात यह है कि होम्योपैथिक में भी अब वर्ल्ड डे मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल डे। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। और आज सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे गॉड होम्योपैथी के गॉड हनुमान सर का आज जन्मदिन है। ये बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग को उनको प्रणाम करना है और उसके बाद हम बात आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग तो जो भी उनके बारे में बोलेंगे वो तो कुछ नहीं है उनके सामने। हम लोग को कैसे अथराइज नहीं है कि उनके बारे में इतना कुछ बोले, लेकिन उनका जो वर्क किए हैं उन्हीं का हम लोग कुछ बात करें अकॉर्डिंग टू मॉडर्न बेसिस से। सबसे पहला कि मैं सर जो मेडिकल साइंस की जो पढ़ाई किए थे वो पढ़ाई पूरा करने के बाद वो पूरा जो पढ़ाई कर चुके थे तो लगभग 1780 के आसपास जब उनको प्रैक्टिस के लिए जब भेजा गया उनको 1779 में जब उनको पहली बार प्रैक्टिस में भेजा गया था तो पेशेंट में उनको ये भाव मिला कि ऊंट पर मतलब घाव पर कहीं भी ऊंट होने पर जब उसकी दवाई दी जाती थी किसी दूसरे पैंट का दवा तो ऊंट पे ही कुछ कुछ ऊंट ठीक हो जाते थे या कुछ डिजीज ठीक हो जाते थे, लेकिन ऊंट पर कीड़े हो जाते थे, उसमें हो जाता था। उन्होंने क्या किया कि इसके बारे में जो सर्च किए कि आखिर जब मेडिसिन दिया जा रहा है फिर उसके बाद फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन या सेप्टिसेमिया या गैंग्रीन आखिर हो रहा है। तो इसके पहले एक बात बताते कि उनको कहाँ से दिमाग में बात का कि उससे पहले 3 तरह की मेडिकल ट्रीटमेंट होती थी। एक था सुश्रुत का सर्जरी का ट्रीटमेंट, एक था आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट और एक था एलोपैथी ट्रीटमेंट। तो सर्जरी ट्रीटमेंट में क्या था कि जो भी हम बॉडी के अंदर रिपेयर होता, जो भी डिफॉर्म ऑर्गन होते थे, डिफॉर्मिटी होती थी, उसको ट्रीटमेंट करते। दूसरा जो था जो आयुर्वेद में तो भी जो पार्टिकुलर डिजीज पे ट्रीटमेंट करते थे। एलोपैथ में क्या था कि पार्टिकुलर ऑर्गन के ट्रीटमेंट कर देते थे। लेकिन इनको ये लगा माइंड में कि ऐसी कोई दवा होना चाहिए पूरे बॉडी पे वर्क करे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक तरह का दवा मेडिसिन एक तरह का दवा दे रहे हैं तो एक दवा से एक तरह की बीमारी ठीक हो रही है। यही पद्धति जो था एलोपैथ में है अभी भी। एक तरह का डिजीज है तो एक तरह का दवा देते हैं। तो उनके माइंड में यह आता है कि एक तरह की दवा एक तरह का डिजीज नहीं बल्कि सारे तरह की बॉडी में जो भी बॉडी में प्रॉब्लम आ रहे हैं सिम्टम आ रहे हैं वो सबको ठीक किया करना है। तो इसी को लेकर उनको प्रैक्टिस का मन लगता ही नहीं। हालांकि वो प्रैक्टिस के लिए गारंटी थे
नाम में प्रैक्टिस कर भी रहे थे। उसी बीच उनको 1781 में 1781 में उनको गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर में वो मालिक हुआ, भर्ती हुए। वहां भी प्रैक्टिस करते थे इस चीज को, लेकिन फिर वहां भी उनको मन नहीं लगता था, क्योंकि हम क्या था ना, पहले उनको माइंड में एक ही बात आती थी, तो बार बार माइंड में रिपीट नहीं होती थी कि हम कोई अगर बड़ी तरह से हम मेडिसिन दे रहे हैं, कोई भी डिजीज ड्रग, तो उस ड्रग से पूरे बॉडी का डिजीज ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अगर थायराइड का प्रॉब्लम है तो थायराइड के लिए अलग मेडिसिन दें, और वह मेडिसिन डायबिटीज पे दिए, डायबिटीज पे काम नहीं करेगा, वह दवा काम नहीं करेगा, वह दवा लीवर पे काम नहीं करेगा। उनका यही बात मानना होता था कि जब ड्रग्स बॉडी में एक्सपोज हो रहा है, जब बॉडी में जब ड्रग एक्सपोज हो रहा है, तो जितने बॉडी के अंदर का वाइटल फंक्शन है सबको अरेंज कर, एक ही दवा से सारे वाइटल फंक्शन को अरेंज कर दे, उनका ये माइंड बार आता है। जबकि दो बाकी जो मेडिसिन का जो ट्रीटमेंट का जो वे था, उसमें एक अगर इंजूर्ड हो रहा है, एक टिश्यू अगर इन्फेक्टेड है या अगर उसका है, तो उसी पे वह काम करते थे। जबकि उनको ये माइंड नहीं था, उनको लगता था कि नहीं, ऐसी कोई दवा होना चाहिए जो दवा दे तो पूरे बॉडी का सारे सिम्टम उसमें ठीक हो एक साथ, या वाइटल फोर्स को अगर अरेंज कर दिया जाएगा तो सब ठीक हो जाएंगे उसी एक दवा। यही बात उनको माइंड में बार बार होता था, प्रैक्टिस में गया। इसी बीच उनको 1984 के समय एक इंडोलेंट अल्सर पे उनको काम करने के लिए एक दिया गया वर्क, मेडिकल फील्ड में इंडोलेंट अल्सर पे वर्क करने के लिए। इंडोलेंट अल्सर था क्या, वो अभी एक ऐसा गंभीर अल्सर था जो कॉर्निया में होता था, जो ठीक नहीं होता था वो। और वो अल्सर एक अपने आप में थोड़ा अजब टाइप का था, पता चलता नहीं था कि आगे क्यों हो रही है, लेकिन कभी कभी लोग फिलिया के बाइटिंग के कारण वो अल्सर डेवलप होता था। तो उस पर वो सर्च तो कर रहे थे, लेकिन उस पर उनको भी इस तरह से कोई कामयाबी नहीं मिला। इस पे कोई मेडिसिन दे क्या, तो उनको पता नहीं चले दे क्या दवा, उनसे दवा तो था नहीं। इसी बीच उनको जो, आपको सब लोग तो ये बात मालूम होगा, इसमें तो बोल नहीं सकते हैं, कि वो ट्रांसलेट करने लगे अपने घर को चलाने के लिए, बहुत सारे बुक को ट्रांसलेट करना स्टार्ट किए थे। उसी ट्रांसलेट के दरमियान उनको कुछ ऐसे बारे में लाइन में लिखा मिला कि जो बार को मलेरिया जैसा सिम्टम डेवलप। अब क्या है कि जैसा उस समय मलेरिया के बारे में जो बात आया था, मलेरिया तो उस समय जो मलेरिया का जो एजेंट है जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम तो उस समय कोई जानता भी नहीं था। प्लाज्मोडियम का खोज तो 1870 में ये तो बात 100 साल पहले की। उस समय मलेरिया के बारे में लोग ये जानते हैं, मल मतलब होता है गंदा एरिया में, गंदे एरिया में रहने वाले लोग, जो बुखार एक क्लासिकल फीवर होता है जिसमें पेशेंट को हीटिंग है, स्वेटिंग है, ऐसा कुछ स्टेज वाला फीवर होता है। तो लोग को ये पता नहीं था कि उस समय कि ये किस एजेंट से होता है। उस समय तो ये खोज भी नहीं हुआ, प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया वायरस पैरासाइट किसी चीज का जानकारी भी नहीं था। उस समय क्या था ना, वो इस चीज को जानते थे कि हाँ, एक तरह का जो गंदे एरिया में होने से होता है, जो एक इंटरमीडिएट जैसे होते हैं। तो उसी के जैसा उन्होंने देखा कि सेम उसी के जैसा हुआ, बाघ का जो पूरा बाघ का फ्लूइड है उसको लेने से सेम उसी के जैसा बने। तो फिर उन्होंने अपने भी यूज किए हैं, कई बार अपने दोस्त को भी सेम सिम्टम मिला। बाद में उन्होंने देखा कि सेम तरह का अगर किसी को फीवर होता था, तो वही चीज बॉडी पे एक्सपोज किया होगा तो एलोपैथ दवा से जो मलेरिया ठीक होता था, या आयुर्वेदिक दवा से, वो इसी से ठीक वाला। तो ये बहुत अच्छा उपलब्धि से मिला उनको। लेकिन अभी भी उनको इस पे ज्यादा ये नहीं था, फिर वो आगे निरंतर इस पे काम करते रहे, ट्रांसलेट भी करते थे, इधर में इधर भी डिस्कवरी करना स्टार्ट कर दी। उसी बीच 1792 में एक मानिया का पेशेंट था, मानिया डिजॉर्डर है, डिजॉर्डर है, पेशेंट जो होता है हाइपर एक्टिव एग्रेसिव डिजॉर्डर्स का कंडीशन बन जाता है पेशेंट में।
ओवर एक्टिविटी, पर्पसलेस एक्टिविटी, ऐसे कुछ डेवलप होता है कंडीशन। ऐसा पेशेंट उनको मिला इस समय 12वें में। तो उन्होंने उसको एस्टामोनियम मेडिसिन बना करके और उन्होंने जब दिया उसको, तो यहाँ एंटीबायोटिक नहीं था, जो कि उस समय मानिया को ठीक करने के लिए जो एंटीसाइकोटिक ड्रग दिया था, एंटीसाइकोटिक ड्रग दे करके और उसको जो जो ट्रांसमीटर हाइपर एक्टिव हो जाते थे ना, उसको इनहिबिट करने के लिए दवा दिया जाता। लेकिन इन्होंने क्या किया, एस्टामोनियम दे करके और उस तरह के जो बॉडी में सिम्टम एक्टिव हुआ था उसको इन्होंने उससे ठीक किया। इसके बाद फिर 2-3 साल बाद यानी 1795 के आसपास ही होम्योपैथी का नाम फिर दिया। या कैंसर में जो उसी तरह का डिजीज को अगर हम डिजीज के जैसा सिम्टम के जैसा अगर हम अगर मेडिसिन पर ड्रग्स के बारे में सर्च करके देते हैं तो वह डिजीज को हम ठीक कर सकते हैं। और उसी समय हम करना दिया था और उस समय भी लिखा गया था मैगजीन और मेडिकल साइंस। फिर इसके बाद निरंतर सिम्टम नए नए ड्रग्स चला गया। इसी बीच फिर 1802 या 3 के आसपास फिर एक पेशेंट मिला उनको स्कारलेट फीवर। स्कारलेट फीवर इसका बीच में तो बहुत सारे पेशेंट का उन्होंने खोज किया, लेकिन क्या गया है उसके बारे में बताते हैं। फिर बाद में ऐसा क्या हुआ तो बताते हैं फिर इसके बारे में। तो स्कारलेट फीवर के बारे में आया कि स्कारलेट फीवर यह भी एक प्रकार का बॉडी इसमें रेड आते हैं और इसमें इन्फेक्शन हो जाता है इसमें, जिसकी वजह से फेरेंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस डेवलप करता है। और यह इन्फेक्शन अगर और ज्यादातर इन्फेक्शन बच्चों में होता है, यह इन्फेक्शन लंबे समय तक रह जाता है, तो इसके कारण रूमेटाइटिस, रूमेटिक हार्ट डिजीज या ग्लोमेरुलाइटिस या फिर कई तरह के और भी डिजॉर्डर होते थे। तो उन्होंने फिर इस डिजीज को फिर आगे चल करके यानी ब्राउनिया ही था, जिसके बाद दे करके उन्होंने और इसी के बाद फिर 1813 के समय एक और तरह का आया उनको मिला टाइफस। टाइफस फीवर जो एक होता है, जो बैक्टीरिया बॉडी में चला जाता है उस कंडीशन में येलो और तरह के और भी तरह के सिम्टम डेवलप होते हैं बॉडी में, लिम्फ नोड इलाज कर जाते हैं, प्लस अलग होते हैं। ये भी उन्होंने इस तरह खोज किया। इसके बाद लगातार उन्हें लंबे समय तक बहुत सारे नए सिम्टम का खोज करना, नए प्रैक्टिस करना, बहुत सारे बुक। तो इस तरह से इनमें सर ने जितना डिजीज के बारे में होता है, जो कि उस समय ना तो बैक्टीरिया का खोज था, वायरस का खोज था। बैक्टीरिया तो लगभग 1882 बैक्टीरिया के बारे में जानकारी हुई। बैक्टीरिया या पहले लोग जानता था बैक्टीरिया को, उतना जानकारी नहीं था बैक्टीरिया। और वायरस वायरस भी तो 1892 में मानव बस्ती के दौरान जानते थे। पैरासाइट 1870 में खोज हुई थी। लेकिन जो चीज जो बाद में खोज हुई थी इस बारे में, वो इस बात को पहले वो बोल चुके क्या इस तरह का सिम्टम इस तरह के सकते हैं, आगे ऐसा हो सकता है। अब स्कारलेट फीवर उस समय तो बैक्टीरिया था नहीं, और ना ही उस समय सबसे बड़ी बात उस समय कोई साधन भी तो नहीं, कोई डायग्नोस्टिक लैब नहीं थे उस समय, ना ही कोई रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस था। क्योंकि लेबोरेटरी डायग्नोसिस जो डिजीज को जांच करते हैं ये लेबोरेटरी डायग्नोसिस तो 1850 के बाद डेवलप या धीरे धीरे लोग जानकारी किए तो धीरे धीरे साइंस। उससे पहले लेबोरेटरी डायग्नोसिस तो था नहीं उस समय। डायग्नोसिस भी 1895 में पहली बार एक्सरे बना। एक्सरे उसके बाद भी धीरे धीरे 1913 में जा करके जी, फिर उसके बाद तो 1942 अल्ट्रासोनोग्राफी, फिर इधर में 82
स्कैन, एमआरआई, पैट, तो उस समय उसका डायग्नोसिस नहीं था। तो डायग्नोसिस बाद में डेवलप, तो जो चीज हम लोग अभी डायग्नोसिस करते हैं, वो आप डायग्नोस करते हैं, वो उस समय वो खुद उसको डायरेक्ट पूरा डायग्नोस करते थे, बता दो कि हाँ इस तरह का डिजीज हो सकता है। बड़ी बड़ी उनका एक वर्ड बोले जिसका इसलिए बताया कि इसके लाने में बोले कि तो जो गॉड ही थे, जो चीज उस समय नहीं डायग्नोसिस कर पाते था उसको होती है। अब जैसे ऑर्गेन में पढ़ते हैं, ऑर्गेन किसी डिजीज को डायग्नोस करने का एक वे है, साधन। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐसे हम लोग बताते हैं कोई भी डिजीज को हम डायग्नोस करते हैं कितने तरीके से करते हैं। कोई सी भी डायग्नोस करने का पहला तरीका सिम्टम, दूसरा होता है साइन, तीसरा होता है लैब डायग्नोसिस, चौथा होता है रेडियोलॉजी। तब जाकर के हम किसी डिजीज को डायग्नोस करते हैं, जो कि अभी के समय यही तरीका। अभी जो हम लोग प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में जो डिजीज डायग्नोस करते हैं, वो डिजीज डायग्नोस करने का ही चार वे होता है। तो पहले पेशेंट से पूछते हैं या अटेंडेंट से पूछते हैं, पेशेंट बोले पेशेंट से पूछते हैं तो उसको हम सिम्टम बोलते हैं, फिर हम उसको एग्जामिनेशन करते हैं, वो साइन बोलते हैं। यही दो साधन पाए। तीसरा में जब ये दोनों जब हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, लैब डायग्नोसिस पे ध्यान देते हैं, सीबीसी के दवा को या फिर आरटी प्रोफाइल कराते हैं। और नहीं तो उसके बाद फिजिकल की तरफ बढ़ते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी से ईसीजी तब करते हैं। तो मॉडर्न साइंस इस वे से हम लोग किसी डिजीज को डायग्नोस करके फिर उसका हम लोग डायग्नोस करते हैं, सीन सेलेक्ट करते हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूशन निकालते हैं पेशेंट का, उसके बाद होता है। यही चीज उस समय था नहीं साधन, ना तो लेबोरेटरी ना रेडियो चल। तो उस समय क्या करते थे, सिम्टम और साइन दो चीज डिजीज को किसी भी डिजीज का सिम्टम को कलेक्ट करके और तब करते थे, जिसको हम लोग ट्रेनिंग में। तो ये जो साधन जो बनाया गया था पहले, ये जो डिफरेंट टाइप्स के बोले, तो ये सारे साधन उन्होंने पहले से तैयार कर दिया था। जो आज हम लोग किसी लेबोरेटरी पे बेस होकर के हम लोग डायग्नोस करते, तो वह उस चीज को पहले से उनको अनुभव हुआ, और इसलिए उनको बहुत कहते हैं कि जिस चीज का जानकारी हम लोग आज हम किसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से करते हैं, साधन के बाद में पहले ही उस चीज को खोज करते। तो उस समय का जो पैथोलॉजिकल कंडीशन जो डायग्नोस करने का या उत्तर से डिजीज का फिर फॉलोअप करने का तो तरीका जो था सिर्फ एक पैथोलॉजिकल था और साइंस सिम्टम से। हालांकि जो मेडिकल साइंस पहले के थे उसी पे उन्होंने अपना बेस रख करके और आगे की तरफ काम किए थे। तो इसका जो लाइफ में जो शुरू से कब से कहाँ तक स्टार्ट किए, तो अलग अलग जगह उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के सिम्टम को कलेक्ट किए और कुछ चीजों पे ज्यादा उन्होंने फोकस किए। हालांकि उनका हम तो इस बार बहुत टाइम प्रैक्टिस जो करते थे, बहुत प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि कुछ चीजों पे उनको ज्यादा कमांड थी, कुछ सिम्टम पे ज्यादा कमांड था, साइन पे कमांड था, और कुछ जिसको लेकर उसका प्रैक्टिस करते थे। तो जैसे सबसे पहले उनको वो इंडोलेंस शासन पे जब वो खोज करना चालू किए, स्टार्ट करते हैं, हमें तब बोलने आता है कि जो चीज करने जाता है वो उनको कैसे वो होता है। तो जब ये उनको पहली बार जब मेडिकल साइंस में जब वर्क किया गया, इन्वेंशन इंडोलेंस शासन पे दिया गया, तो इन्होंने सबसे पहले पेशेंट का पहले को
इकट्ठा किए, बहुत सारे पेशेंट को देखे, तो 3 सिम्टम उनको बार-बार मिलता था। एक तो विजन का प्रॉब्लम, आई सेंसेस, उस चीज़ को समझ नहीं पाते थे। तब जा करके पता चला कि एक नाम का एक इंसेक्ट होता है, उसके बाइट करने के कारण उसके केमिकल वहाँ पे ऐसा अवसर होता था जो कि परमानेंट वहाँ पे एपिथेलियल सेल डैमेज हो जाते हैं। और ये चीज़ को ये इंडोलेंस अल्सर का नाम उन्होंने ही बोला था इसे। पहले तो उनको दिया है कि देखिए क्रिस्टल का अल्सर है, तो उन्होंने इस चीज़ का नाम भी दिया। अल्सर है तो ठीक हो सकता है। आज हम लोग वही चीज़ को जान रहे हैं कि रियल में जो कॉर्निया में जो सेल वो हीलिंग नहीं हो पाती है उसमें। एक बार जब वो डैमेज का डैमेज हो जाता है, तो सिर्फ ट्रांसप्लांट ही कर सकते हैं, एक दूसरे पर्सन से ले सकते हैं। फिर जो बनाते हैं उस चीज़ को उन्होंने उस समय जीवित किया था। तो एक आई में ऐसा हो सकता है, और या ऐसा टिश्यू से बना हुआ है सेल से, तो ये हीलिंग नहीं करा सकते। ये बहुत अच्छी बात है। तो ये पैथोलॉजी एक बहुत अच्छा सर्च था यहाँ पे। दूसरा दूसरा इसका सर्च था रिसर्च जो हम बताते हैं मलेरिया में जो उनका रिसर्च था ये उन्होंने इस चीज को बताया था कि यह कोई ऐसा एजेंट से जुड़ा है जिसका जो सिम्टम है एक बॉडी एंड स्वेटिंग जैसा सिम्टम बॉडी में डेवलप हो रही है, और यह सिम्टम का सेम सेम कैरेक्टर से उसका मैच करता है। तो उन्होंने इस चीज का जिक्र किया कि ऐसा कोई एजेंट है जो एजेंट के बॉडी में आने के कारण बॉडी में कोई ऐसा केमिकल रिलीज होता होगा, जो केमिकल जिसको ऐसे तो अब ना बोलते हैं इंटरल्यूकिन, लेकिन उस समय वो चीज को बता दिए थे इस चीज को, एजेंट कोई केमिकल बॉडी में हो रहा है, होता है जिस केमिकल के कारण बॉडी में चेंज हिट और सडन, ये बात को हम लोग सब जिद किए, क्योंकि आज हम लोग बोल रहे हैं उसको इंटरल्यूकिन के नाम से बोलते हैं, और वह इंटरल्यूकिन बॉडी में पहले जा करके सिंपैथेटिक करता है, सिंपैथेटिक में चेंज करने से वहाँ पर चिलिंग बनता है, बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन से बॉडी में है, उसके बाद फिर वहाँ पर बेबी करने का स्वेटिंग होता है। ये सारी जो केमिकल का जो मैकेनिज्म अभी देख रहे हैं वो उसी बताया तो चीज को उसी पे मेडिसिन जो दी है, जो सिंकोना बाइक का जो मेडिसिन था वो उसी केमिकल करता है ना, वो अरेंज करता है, अरेंज जो आता है बॉडी में, जो वो केमिकल का बॉडी का जो वाइटल फॉर रिसर्च है उसको मैंने इस चीज को अरेंज करने का मैकेनिज्म को बताया। अब फिर बाद में उन्होंने इसी तरह का कई लोग रिसर्च की, तब जाके एक प्रकार का डिजीज है, ऐसा बॉडी में सिम्टम डेवलप होता है। और ये बात तो हम लोग आज उस मलेरिया को जांच करते हैं, मलेरिया की मलेरिया पैरासाइट का जांच करते हैं, ब्लड निकाल करके आज हम लोग पैरासाइट को देखते हैं, और वो उसको ऐसे केमिकल्स होता है। एक पैथोलॉजी उनका यहाँ था, दूसरा पैथोलॉजी उनका साइकोलॉजिकल डिजीज पे था, जो पे बहुत अच्छा वो सर्च कर रहे थे, क्योंकि उस समय साइकोलॉजिकल डिजीज के काफी पेशेंट हुआ करते थे, क्योंकि वहां को लेकर के या फिर और भी बहुत सारी बातें होती थी, जिसमें कई तरह के फिजिकल डिसऑर्डर्स, मानिया, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, या फिर ओसीडी, ये सब बहुत सारे पेशेंट में इस तरह का सिम्टम का पेशेंट, और जिसका कि बहुत सारे अलग अलग, तो उन्होंने इस चीज के बारे में बताया ब्रेन में भी ऐसा कोई केमिकल है जो केमिकल के डेवलप होने के कारण, केमिकल के डेवलप होने के कारण या तो न्यूरो एक्टिविटी या जो माइंड का जो फंक्शन है एक्सपोज हो जाते हैं, इनिशिएट हो जाते होंगे, या फिर उसके कारण वो डिमिनिश करता होगा, कारण बॉडी में ऐसा सिस्टम डेवलप होता है, साइकोलॉजिकल डेवलप होता है। आज हम लोग उस केमिकल के लिए उस केमिकल जानने के लिए पहले तो एमआरआई करते हैं, या फिर करते हैं, या फिर हम लोग उसका करते हैं। उस समय काउंसलिंग उसी ढंग से स्टार्ट किया,
हम लोग तो काउंसलिंग अभी कहाँ करते हैं किसी का साइकोलॉजिकल पेशेंट का, तो उस समय साइकोलॉजिकल पेशेंट का उस काउंसलिंग करके उस समय बता देते कि ब्रेन में ऐसा कोई केमिकल डेवलप होता है, न्यूरो एक्साइटेटरी केमिकल या न्यूरो केमिकल, इसके कारण बॉडी में बहुत सारे अच्छा डेवलप, ब्रेन का माइंड का फंक्शन डेवलप होता है। और उस समय उसी तरह का मेडिसिन को उन्होंने सर्च कर करके और सेम सिम्टम मिला करके और मरीज करते थे। तो काफी साइकोलॉजिकल पेशेंट जो नहीं होता था, एलोपैथ उस समय ना तो साइकोथेरेपी था, ना इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी था उस समय। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी तो 1938 में आया, अभी आ बहुत बाद में। तो उस समय कोई साधन नहीं था उतना ज्यादा, pediatric drugs के बारे में लोग नहीं जानते थे उस समय। तो उस समय के जितने भी साइकोलॉजिकल पेशेंट हुआ करते वो नहीं छुपाता था और या तो पागल हो जाते थे, आइसोलेशन करके रखते थे और जैसे खाना वाले बोलते हैं। लेकिन इनका जो मेडिसिन का जो वे था करने का, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला साइकोलॉजिकल पेशेंट में, और काफी अच्छा रिजल्ट मिला। इसका जिक्र हुआ है कि पहले के जो साइकोलॉजिकल पेशेंट थे उस समय उतना साधन नहीं था। आजकल बहुत सारे ऑक्यूपेशन थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, फैमिली थेरेपी, एजुकेशन पे बहुत सारे थेरेपी आजकल है, लेकिन उस समय वैसा कुछ था नहीं साधन। तो उसके लिए बहुत अच्छा एक साइंस बना था यहाँ पर, जो बहुत अच्छा वर्क किया उस पे। अब तीसरे नंबर पे जब मैंने सर्च कर, उसी सर्च करने के दरमियान एक ऐसा पेशेंट मिला उसको कि उस पेशेंट को गले के कारण उस पेशेंट का हार्ट डैमेज हुआ, ज्वाइंट डैमेज हुआ, उसका ब्रेन का बेसल गैंग्लिया डैमेज हुआ, किडनी डैमेज हुआ, और ऐसा कई तरह के डिजॉर्डर डैमेज किया। अब उनको एक बात समझ में आ रहा था कि ये कैसा फिर डिजीज डेवलप हुआ, नया डिजीज, और यह डिजीज का भी एलोपैथी उस समय कोई इलाज नहीं था, जिसको हम लोग आज के डेट में या तो स्कारलेट बोलते हैं, आज उसको क्या बोलते हैं, और जो उस समय बोल चुके थे काफी बार। तो एक ऐसा डिजीज था ये, जो डिजीज का ट्रीटमेंट एलोपैथ में नहीं होता है। आज जो पेनिडियम का इंजेक्शन निकला है या पेनिसिलिन, जो उस डिजीज को ठीक ठीक क्या करते हैं, पैलिएट करके सप्रेस कर देते हैं, नया नया उसमें और डेवलप होता है। लेकिन उस समय उनको एक ऐसा बीमारी डेवलप, जो बच्चों में गला में उसको टॉन्सिलाइटिस था, और धीरे धीरे वह पेशेंट का ज्वाइंट में स्टार्ट हुआ, जिसको रोमैटिक बोलते हैं। और वह धीरे धीरे रोमैटिक अर्थराइटिस के बाद उस बच्चे के हार्ट पे अटैक किया, हार्ट में पेन कार्डाइटिस, फिर उस माल कार्डाइटिस, कार्डाइटिस, भाव का डिजीज, इस सारे ज्वाइंट डिजीज के बाद फिर बाद में वह जो डिजीज था, वह डिजीज ज्वाइंट हार्ट के बाद फिर किडनी पे अटैक किया, किडनी पे अब अटैक किया क्या किसी को पता नहीं चला था। यहाँ पर मेडिकल साइंस में फेल हो चुकी थी कि आखिर इन्फेक्शन थ्रोट में, तो वह बॉडी में मूव क्या, बैक्टीरिया तो मूव नहीं कर रहा था, कोई एजेंट पता नहीं चल रहा था कौन से एजेंट वहां मूव कर बॉडी। इन्फेक्शन तो गला में है, लेकिन इन्फेक्शन को ज्वाइंट पे कहाँ से इन्फेक्शन, ज्वाइंट पे कौन सा प्रॉब्लम है, उस पेशेंट को हार्ट पे क्या अटैक हो रहा है नहीं आता। तो ये भी वहां पे बहुत ज्यादा एक अद्भुत साइंस, मेडिकल साइंस में क्रिएटिविटी आ गई। यही चीज जो है ना 1803 के आसपास ऐसा ही बचा। और जब उन्होंने खोज किया तो उन्होंने बात बताया कि हाँ, ये जो डिजीज है वो डिजीज का जो एजेंट है छोड़, लेकिन उसका कुछ ऐसा प्रोटीन तैयार होता है, उसका कुछ ऐसा केमिकल तैयार होता होगा, जो केमिकल बॉडी पे अलग अलग साइड पे इफेक्ट करता है, जिसके कारण रोमैटिक हार्ट डिजीज या रोमैटिक कोरिया या फिर अजनेटम, ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं उस केमिकल के कारण, और वह केमिकल उस एजेंट के कारण यहाँ पे वहां पर निके उसके बाद ये मेडिसिन समय
और इनके मेडिसिन के बाद वह बच्चा धीरे धीरे ठीक हो गया। ऐसे ऐसे अनेकों जो डिजीज होते थे, ऐसा पेशेंट और पेशेंट को आज हम लोग उस केमिकल को क्या बोलते हैं, जो केमिकल उन्हें उस समय बोल चुके थे, जो अभी हम लोग अब अभी उस केमिकल को जांच कर रहे हैं, और उस केमिकल को उसी समय बोल देते हैं 2003 में, यह केमिकल में जो एजेंट है उसके कारण नाम था आजकल ये टाइटल वही है। टाइटल के बारे में बात होती है, लेकिन तुम बोले नहीं थे, तो इस समय साइंस जानता नहीं था कि ये सो क्या है, स्टेप्स क्या है, बैक्टीरिया क्या है, लेकिन उससे केमिकल बोले थे कि केमिकल है जिसकी वजह से बॉडी में डिसऑर्डर आ सकता आ रहा है। और उसके बाद हमने अपना एडिशन किया। ये बात ही है कि एडिशन के बुक में लिखा हुआ है कि जिसके बाद तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि कुछ चीजें एलोपैथ के अच्छे अच्छे बुक में उसका मेंशन है, लेकिन बहुत जगह इसके बारे में बताया नहीं जाता है इसको। अब क्या इसी तरह से उन्होंने एक खोज किए थे जो बताया था अपना रिकेट्स क्या था, जिसमें लिम्फ नोड इलाज किया जाता है, स्किन इलाज किया जाता है सबको, और येलो फीवर के नाम से जानते हैं हम लोग। पेशेंट का वीकनेस वीकनेस भी आता है, फीवर होता है, हेडेक होता है, और क्या उन्होंने जिक्र किए थे उस समय एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है बॉडी में लिम्फ नोड इलाज किया जा सकता है, जिसको रिकेट्स या फीवर के नाम से जानते हैं, लोग जानते हैं, आज लोग फीवर के नाम से जानते हैं। तो अभी हम लोग उसको सीबीसी के द्वारा या फिर या फिर कोई और भी एलाइजा जांच करा के पता लगा, तो उस समय बाद में इनको आस्थमा तो था ही इनको, लगभग 1822 के बाद इनको शायद इनको ऐसा अनुभव हुआ कि हमें कोई रेस्पिरेटरी डिजीज कुछ ऐसा हो रहा है जो कि शायद ही ठीक ना। तो आज भी हम लोग ऐसे बोलते हैं कि आस्थमा जो होता है जनरली अधिकांश आस्थमा तो होता नहीं, तो उनको भी इस तरह का था अटैक, लेकिन अब इसके बारे में वो जानते थे कि हाँ इस तरह के डिजीज को ठीक करना मुश्किल है, और बाद में 1843 के आसपास शायद उसी समय ब्रोंकियल अस्थमा से शायद वो डेथ किए। लेकिन अब ब्रोंकियल अस्थमा डायरेक्ट अटैक किया या उनके साथ हो सकता है कि लंग्स में होगा, ये तो बारे में नहीं बता सकते ना, इसके बारे में कहीं जिक्र हम देख चुके हैं, क्योंकि डायरेक्टली ब्रोंकियल अस्थमा से पेशेंट हाइपोक्सिक, और जो डॉक्टर थे तो इतना जल्दी कोई भी स्पार बहुत जल्दी उस पर वो अटैक हो, लेकिन इस बारे में कुछ ज्यादा नजदीक बता नहीं सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उस समय आज के समय ना आसमान में इनहेलर है, चाहे या फिर ब्रोंकोडायलेटर या फिर नेबुलाइजर देते हैं, हो सकता है उस समय साधन नहीं हुआ उस समय। अब हकीकत और भी क्या हो सकता है, सर लोग जानते हो, सारे सर तो बहुत ज्यादा जानते होंगे तो बता सकते हैं। तो और बहुत सारे और भी कंडीशन थे, बस एक ही चीज था कि उस समय नहीं साधन रहते हुए भी साधन था नहीं साधन रहते हुए भी उन्होंने उतना डिजीज पे सिद्धांत लेके प्रूव कर, मुझे भी चाहिए। ठीक है। तो भाई के लिए देना समोसा। हाँ, तो हम लोग जो है ना आज उस तो वो जो नॉर्मल है ना वो तो आज चीज समोसा पिज्जा समोसा। आइंस्टीन जो है जितना थ्योरी लिख के गए फिजिक्स में, हम लोग आज प्रूव कर रहे हैं कि क्या अद्भुत चीज जान, उसी तरह से मैं सर जो थ्योरी लिख रहे हैं, उस समय न वायरस का खोज था, न बैक्टीरिया का खोज था, न पारस का खोज था, न लैब के बारे में खोज थे, और कुछ मिला जुला को जानते जानते थे उस समय सिफिलिस के बारे में जानते, और इसके बारे में ये सब
मेडिकल साइंस उसका नाम आता है। उस समय कहा ना, ये जो के समय जितने डिजीज डेवलप उसे एक भी नहीं था उस समय, उस समय। लेकिन नहीं जानते हुए भी इतना डिस्कवरी क्यों नहीं? और उस चीज को लिख दिया, बहुत बड़ी चीज है। तो आज मैं और हम लोग थोड़ा सा कुछ और सुने, और हम चाहते हैं कि दिया है, तो इसमें हम लोग चाहते हैं कि के सामने से बहुत तो आप चाहते हैं कि कुछ 5-10 मिनट सर से कुछ सुनना चाहते हैं, तो सर थोड़ा सा अब इस पे थोड़ा बोलेंगे, और जिस टॉपिक पे रखा उसी बेसिस पे थोड़ा सा सर से कुछ बोले। डॉक्टर दीपक जी, जी सर। आपका पीपीटी खत्म हो गया ना? जी सर। तो आप इसको पीपीटी को हटा दीजिए, जी पावर पॉइंट को रिमूव कर दीजिए जी। हाँ, इसको हटा दीजिए, उसको हटा दीजिए। अभी आप अभी नहीं हटाए हैं, और इसको हटाए। हाँ, आप हो गया। दीपक जी, आपने एक हिस्ट्री के रूप में आपको इसको बताया है, लेकिन ये जो डॉक्टर हैनीमैन का पैथोलॉजी और आज के पैथोलॉजी में क्या अंतर है, थोड़ा सा इसका चर्चा कीजिए, क्योंकि सर, मैं सर का जो पैथोलॉजी था, वह पैथोलॉजी उस समय जिसको डायग्नोस किया जाता था वो सिम्टम टाइम पे डायग्नोस करते थे। आज का जो पैथोलॉजी है वह 90% लेबोरेटरी और रेडियोलॉजिकल पे आधारित हो चुकी है। दूसरी चीजें जो अभी मॉडर्न की तरफ बता रहा है, हाँ अभी भी जैसे जो मेन सर के थ्योरी पे जो लोग चलते हैं, आज भी वो लोग उसी बेसिस पे चलते हैं। आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। आपकी आवाज, दीपक जी, आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। आप पूरे लेक्चर में भी कट कट करके आया है। कोई दूसरा अभी आप जो पीपीटी जिससे आप कर रहे थे उससे आप बात करके देखिए। आप दूसरे हो सकता है क्या? आवाज क्लियर हो, आवाज पता नहीं क्यों आपका इसमें साफ नहीं आ रहा है। आवाज आपके पास में कोई है तो उनको बोलिए चेंज करने के लिए, आवाज को ठीक करने। अब सर बोलिए सर। हाँ, अभी थोड़ा सा इम्प्रूव किया है। आवाज आ रही ठीक से? हाँ, पहले से अच्छा हुआ है। आवाज ठीक है, ठीक। हाँ, आप बताइए। हाँ सर। जी सर, तो ये सर बोल रहे थे इसको कि जो पहले का जो पैथोलॉजिकल वे था, जिसको डायग्नोसिस करना, डायग्नोस करके फिर उसको एक साथ कलेक्ट करके ये करना, तो उसका दो ही वे था, एक तो सिम्टम था, साइन था। आज के समय में जो 90% जो हम लोग जो डायग्नोस करते हैं वो डायरेक्टली डिपेंड हो रहा है वहां पर लेबोरेटरी डायग्नोसिस पे, या फिर लेबोरेटरी डायग्नोसिस पे। जब भी थोड़ा सा अभी अगर कोई पेशेंट का फीवर आता है, तो हम लोग अभी क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लोग उसको बिडाल टेस्ट, एमपी टेस्ट या यूरिन कल्चर, डेंगू डेंगू ये सब डायरेक्ट कर लेते हैं। कभी भी कहीं भी देखते हैं हम थोड़ा सा भी कुछ होता है डायरेक्ट डेंगू टेस्ट। उस समय क्या था, डायरेक्ट लोग सिम्टम से, साइन से लोग यह करते थे, और उसके बाद मेडिसिन करते थे। तो उसे साधन था नहीं उस समय, और ये वो सही था। आज की अपेक्षा अगर देखा जाए तो वो ज्यादा अच्छा था उस समय, क्योंकि उस समय जो लोग दिमाग भी उस तरह से अप्लाई भी करते थे उस समय, और पेशेंट का कंफ्यूजन बहुत अच्छा ढंग से पता लगता था। आजकल तो मरीज से जब बात इतना नहीं करते हैं लोग, तो उतना ढंग से कंफ्यूजन निकाल पाते हैं, और नहीं बहुत सारी चीज पता लग पाता है। आजकल सीधा लोग बस रिपोर्ट देखना ज्यादा पसंद करते हैं, जिसके कारण वो थोड़ा सा उससे कन्वर्ट कर गया, और उतनी अच्छी अब नहीं हो पा रही है जितना अच्छा पहले का प्रैक्टिस हुआ करता था यहाँ पे। तो इसलिए हम लोग को चाहिए क्या कि थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा पेशेंट पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए, पेशेंट से ज्यादा बात करनी चाहिए, और ज्यादा हम लोग उससे
समय देना चाहिए उस पर। और यही दिक्कत हो जाती है कि हम लोग समय दे नहीं पाते हैं। नंबर ऑफ पेशेंट ज्यादा देखने के चक्कर में हम लोग सही ढंग से डायग्नोस नहीं कर पाते हैं, और हम लोग सीधे डिपेंड हो गए, हम लोग सीधे लैब जांच पे, एक्सरे अल्ट्रासाउंड जांच पे। क्योंकि पहले पहले तो डायरेक्ट हम लोग ऑर्गेनल बेसिस पे ही करते थे, हम लोग डायग्नोसिस करते थे। ऑर्गेनल बेसिस का मतलब था डायरेक्ट सिस्टम साइंस, ये था पहले। तो पहले वाला में इसमें यही बहुत अंतर आ गया है। पहले का अच्छा था, आज साधन होने के बाद हम लोग थोड़ा सा गड़बड़ हो रहे हैं। गड़बड़ इस चीज हो गया कि हम लोग मरीज से कम बात करने लगे, जिसके कारण हम लोग को प्रॉपर उसका कंसल्टेशन नहीं मिल पाता है। और जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन चेंज करते हैं या बहुत सारे ड्रग्स देते हैं। ये बहुत बड़ा, जैसे पहले ऐसा तो था नहीं, पूरा सिंगल डोज या बहुत महंगा डोज देते थे पहले। तो कारण यही था, कारण यही था कि हम लोग पहले ऑर्गेन बेसिस पे हम लोग पेशेंट को डायग्नोज करते थे, और आज हम लोग लेबोरेटरी बेसिस पे डायग्नोज करना चालू कर। यही बहुत बड़ा दिक्कत हो गया। और नंबर ऑफ पेशेंट तो बढ़ गए हैं, लेकिन कितने पेशेंट ठीक होते हैं वो रियल में देखना चाहिए कि नंबर ऑफ पेशेंट कितने आ रहे हैं और कितना पेशेंट आपसे ठीक होता है। हर डॉक्टर इस बात बताते हैं। तो कोशिश ये करना चाहिए हम लोग को कि नंबर ऑफ पेशेंट कम ही रहे, लेकिन पेशेंट की ओर ज्यादा होना चाहिए। सब्जेक्टिव सिम्टम्स और ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स, है ना। हम लोग सब्जेक्टिव सिम्टम्स की बात भी करते हैं और ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स की बात करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स में अभी जो ट्रेंड चल गया है, हम लोग जांच के ऊपर में ज्यादा डिपेंडेंट होने लगे हैं। ये आधुनिक चिकित्सा पद्धति में का ये प्रभाव जो होम्योपैथी पर पड़ रहा है, तो लोग इसको ज्यादा डिपेंडेंट होने का कोशिश करते हैं। लेकिन जब क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम लोग आते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि इसका कोई भी, जैसे आपको डायग्नोसिस करके ब्लड शुगर आपका पता चल गया, बीपी पता चल गया, कोलेस्ट्रॉल पता चल गया, आपके ईसीजी के सारे रिपोर्ट्स आ गए। तो सारे रिपोर्ट्स आने के बाद भी आपके पास में दवा का कोई जिक्र नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें जी जी सब्जेक्टिव रोल्स नहीं आता है, मॉडलिटी नहीं आता है, जो हमको दवा को सिलेक्ट करने के लिए, होम्योपैथी में जो दवा को सिलेक्ट चुनाव करने के लिए जो चीज का जरूरत होता है, वो यहाँ पर हम लोगों को लेबोरेटरी मेथड से नहीं मिल पाता है। तो जी जी ठीक है, इसका इम्पोर्टेंस प्रेजेंट मेडिकल पैथोलॉजी का इम्पोर्टेंस अभी इतना ही है कि हम लोग इस बात पर निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि यह एक प्रेसिपिटेटेड सिम्टम्स है और यह एक बीमारी है। लेकिन इससे इलाज में मुझे लगता है कि किसी भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, एलोपैथी में भी इसको जान लेने के बाद भी उनके पास में कोई दवा नहीं है, और हम लोग तो होम्योपैथी में उसके आधार पर दवा सेलेक्ट नहीं करते केवल। और आप कुछ रिपोर्टरी आप देखेंगे होम्योपैथी के रिपोर्टरी में, और कुछ मेट्रिया मेडिका में भी, बाद में कि मेट्रिया मेडिका में भी जो ऐड होने लगे हैं, वहां पर पैथोलॉजिकल सिम्टम्स जो अभी प्रेजेंट डायग्नोस्टिक के आधार पर, जैसे आप आ जाएंगे केंट के रिपोर्टरी में, और अभी जो वर्तमान रडार ओपस का जो रिपोर्टरी है, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो देखेंगे कि पैथोलॉजिकल सिम्टम्स का भरमार हो गया, काफी जोड़ दिया गया। कोलेस्ट्रॉल है, टीएसएच बढ़ा हुआ है, सभी के लिए आपके रूब्रिक्स बनाए गए हैं। कुछ मायने में यह हम लोगों को एक मददगार होता है उस समय में जबकि सिम्टम्स का बहुत कमी होता है। लेकिन अधिकांश समय में इसका हम लोगों को कोई महत्व नहीं हो पाता, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि इस पैथोलॉजिकल सिम्टम्स के आधार पर अगर हम लोग ट्रीटमेंट किया करते हैं, तो हम लोगों का जो है मेडिसिन कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस नहीं हो पाता है, वन साइडेड ट्रीटमेंट, है ना। कहते हैं कि होलिस्टिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथी को हम लोग कहते हैं कि होलिस्टिक ट्रीटमेंट है, और ये जो पैथोलॉजिकल बेस्ड ट्रीटमेंट होगा, यह वन साइडेड अप्रोच होगा। और ये अप्रोच जो है, तो हम लोगों को सही डायग्नोसिस के पास में नहीं लाने देता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है, और इसका ध्यान हम लोगों को निश्चित रूप से रखना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि सभी चिकित्सक, आज हम लोग पूरे विश्व में वर्ल्ड होम्योपैथी डे मना रहे हैं, और इस विषय पर चर्चा करके हमने हेनीमैन को पुनः याद करने का कोशिश किया है हम लोगों ने। और हेनीमैन को
के माध्यम से आज आप देखेंगे कि हनीमैन जो होम्योपैथी जो था वह एक नॉन गवर्नमेंट लेवल पर था, माने सरकारी स्तर पर नहीं था। अब आप देखेंगे कि सरकारी स्तर पर पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा आज वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जा रहा है गांधीनगर में, जहाँ की आयुष मिनिस्ट्री और CCRH और NCH और नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी सारे मिलकर के उसको वहाँ मना रहे हैं और 7,000 से ज्यादा डेलीगेट्स वहाँ पर उपस्थित हैं। इसी तरह से पटना में भी आप देखे होंगे कि ऊर्जा ऑडिटोरियम में एक विशाल समारोह हुआ है जो कि बिहार सरकार के द्वारा आयोजित किया गया। यूपी में भी इसी तरह से यानी कि अब सरकारी स्तर पर मान्यता मिल चुका है होम्योपैथी वर्ल्ड होम्योपैथी डे को। जिस तरह से योगा डे है, आयुर्वेद डे है, तो उसी तरह से होम्योपैथी के लिए भी हम लोग को एक मान्यता मिल चुका है। और इस क्रम में हम लोगों ने अपने इस फोरम के माध्यम से भी हम लोगों ने इस बात को रखने का कोशिश किया है। और इसके लिए हम लोग कल के लेक्चर में भी पैथोलॉजी का बहुत अच्छा जिक्र हुआ था, डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोलॉजी की चर्चा थी। और मेंटल पैथोलॉजी के ऊपर में भी अगर दीपक जी अगर आप मेंटल पैथोलॉजी पर भी थोड़ा सा चर्चा करें तो अच्छा रहेगा। डॉक्टर दीपक ये मेंटल पैथोलॉजी के ऊपर में चर्चा कीजिए। मेंटल आज नहीं। हेलो जी सर। हाँ, मेंटल पैथोलॉजी पर अगर चर्चा कर सकते तो कुछ अच्छा होगा। मेंटल पैथोलॉजी पे हम लोग दूसरा दिन कर लेते हैं। आज तो आप ही इसको सुनाइए। मेंटल पैथोलॉजी पर आज हम ज्यादा जिक्र इसलिए करना चाहेंगे मेंटल पैथोलॉजी का कि मेंटल सिम्टम्स को हम लोग बहुत सारा देखते हैं और सबको हम लोग कहते हैं कि एक सेंसेशनल लेवल पर जो बात आता है तो उसको वहाँ पर हम लोग को उसके साथ में कोई मॉडलिटीज नहीं होता है, कोई ये उसका लोकेशन से केवल लोकेशंस पता होता है। तो इनकम्प्लीट सिम्टम्स जितने भी मेंटल के मिलते हैं, यानी कि वैसा मेंटल सिम्टम्स जो कि इनकम्प्लीट होगा वो अपने आप में पैथोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होगा। उसका मतलब है कि दर्द तो हो रहा है लेकिन दर्द का प्रकार का क्या है, कहाँ है, इसका नहीं है, पॉजिशन नहीं पता चल रहा है, लोकेशन नहीं पता चल रहा है, मॉडलिटी अगर सिम्टम्स का कंप्लीटनेस नहीं आता है तो वो मेंटल पैथोलॉजी नहीं है। और हर एक फिजिकल सिम्टम पैथोलॉजी के साथ में, शारीरिक पैथोलॉजी के साथ में हर एक शारीरिक जी हाँ सर बताते हैं। देखिए हाँ, कैसे चीज है कि देखिए हमारा जो बॉडी का जितने भी ऑर्गन है सारे ऑर्गन का कंट्रोल मेरा ब्रेन से होता है। तो जो चाहे जो फिंगर का कंट्रोल हो या बॉडी का सारे ऑर्गन है। हाँ ये अलग बात है कि हम फिजियोलॉजी में ये पढ़ते हैं कि कुछ वॉलंटरी ऑर्गन होते हैं जो मोटर से कंट्रोल होता है और इनवॉलंटरी ऑर्गन कंट्रोल नहीं होती है। लेकिन ठीक है, इनवॉलंटरी ऑर्गन जो कंट्रोल नहीं होता है उसका जो नर्व है उसको तो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक बोलते हैं। तो वो नर्व भी तो ब्रेन से आया है। मान लीजिए GIT को हम अपने ये मोटर से कंट्रोल नहीं करते हैं, लेकिन GIT का कंट्रोल तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है और उसका सेंटर तो ब्रेन नहीं होता, वेसोमोटर सेंटर पे। तो जो भी हम ब्रेन से हम एक उंगली को चला सकते हैं, थिंकिंग करके हम उंगली को ऊपर ले जा सकते हैं, हम फिर हाथ को घुमा सकते हैं, पैर घुमा सकते हैं। तो जो भी हम बॉडी का सारा कंट्रोल तो ब्रेन से होती है, चाहे वो वॉलंटरी हो या इनवॉलंटरी हो। तो जैसा हम थिंकिंग करते हैं, जैसा हम थॉट करते हैं, उसी ढंग का जो एक्टिविटी मेरे बॉडी पे डेवलप होती है। तो जैसा हम ब्रेन में सोचते हैं, अगर हम ब्रेन से न्यूरो एक्साइटेटरी केमिकल के बारे में सोचेंगे तो मेरा मसल्स पे, बॉडी के टिश्यू पे वैसा ही इफेक्ट डेवलप होता है। तो अगर बाय जहां आप निगेटिव थॉट रखते हैं, पॉजिटिव थॉट रखते हैं, तो हमारे जो ब्रेन से जो भी निकलेगा, जो भी केमिकल डेवलप होते हैं, उसका जो वेव जो होगा तो हमारे बॉडी पे पॉजिटिव पॉजिटिव वेव डेवलप होगा, सेल को एक्टिवेट करेगा, सेल में और इमोशन बनेंगे, सेल में हीलिंग पावर बढ़ेगा। और जहां आप ब्रेन से अगर निगेटिव थॉट रखते हैं तो उसके कारण जो भी केमिकल बनेगा ब्रेन से, उसके कारण मेरा निगेटिव सेल हार्म होगा, सेल इंजोर्ड होंगे, सेल का लाइफ लीड हो कम हो जाएंगे।
तो इसी को हम बोलते हैं साइकोसोमैटिक डिजीज बोलते हैं। साइकोसोमैटिक डिजीज का मतलब होता है कि ब्रेन से डेवलप होने के बाद वह केमिकल बॉडी पे एक्ट करके, अब बॉडी पे जब डिजीज डेवलप करता है, अब डिजीज डेवलप करता है, उसी कंडीशन को साइकोसोमैटिक डिजीज बोलते हैं। तो साइकोसोमैटिक ब्रेन से डेवलप हुआ। अब ब्रेन में जैसे आप थॉट सेंटर है, थॉट वहां से डेवलप होती है। थॉट, इमोशन, परसेप्शन, मेमोरी, बिहेवियर, ये चार पांचों को मिला के माइंड बोलते हैं। तो माइंड जो होता है, जिस तरह का माइंड वहां पे थिंकिंग करेंगे वैसा केमिकल बनेगा, वैसा हमारे बॉडी पे इफेक्ट आएगा। चाहे उसके कारण हिस्टीरिया हो, हाइपोकोंड्रियसिस का डिजॉर्डर हो, या फिर बॉडी पे और भी तरह के बहुत सारे साइकोसोमैटिक डिजीज मिलते हैं। तो इस सारे जो भी आपको जो डेवलप होता है बॉडी में, वो ब्रेन से थिंकिंग होने, ब्रेन से ऐसा केमिकल बनने की वजह से होती है। तो अगर हम पेशेंट को, अगर हम माइंड का, अगर हम माइंड को अगर ऑब्जर्व करते हैं, आप पेशेंट के माइंड पे अगर हम वर्क करते हैं, तो शायद हम बहुत सारे डिजीज को हम उसको कंट्रोल करके ठीक कर सकते हैं। क्योंकि वहीं से केमिकल डेवलप होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वहीं से केमिकल बनता है, वेसोकंस्ट्रिक्शन होते हैं, उसी केमिकल से हार्ट बीट इंक्रीज करता है। तो वह केमिकल को हम वहीं पर बैलेंस कर देंगे तो ना हार्ट अटैक होगा, ना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। वह केमिकल आपको पैंक्रियाज पे अटैक करती है, वह केमिकल के कारण बीटा सेल स्टिमुलेट होता है तो इंसुलिन बनता है। अगर वो इनहिबिट हो जाए तो इंसुलिन कम बने, वहां पे सेल में रेसिस्टिविटी पावर बढ़ना, जितना तो सब निगेटिव चीजें काम होती है। तो माइंड एक इतना इम्पोर्टेंट चीज आज के समय बन गया है कि अगर माइंड को अगर हम सही कर देंगे सपोज दैट, तो हम बहुत सारे डिजीज से हम आराम से लड़ सकते हैं। हाँ, पैरासाइटिक डिजीज मानते हैं, पैरासाइट डिजीज से नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, फंगल डिजीज है, हार्मोनल डिजीज है, मेटाबॉलिक डिजीज है, हम सारे डिजीज से हम आराम से हम लड़ सकते हैं। कुछ डिजीज को नहीं लड़ सकता वाला बात हो गया। एक्सीडेंट की घटना छोड़ दे वाला वो भी अलग है। एक्सीडेंट को अगर हम छोड़ दिया जाए, तो उसको छोड़ के पैरासाइट को छोड़ दिया जाए, तो हम मैक्सिमम डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं ब्रेन से, होने ही नहीं देंगे उसको। लेकिन यही चीज हम लोग को सबसे बड़ा चीज, हम लोग को जब भी हम सर से जो कुछ सुनना चाह रहे थे, यही चीज हमको सर से मिलाई थी उसको, कि जो चीज पहले जो हम लोग पेशेंट से ज्यादा इंटरेक्शन रखते थे, हम लोग आज डायग्नोसिस पे इंटरेक्शन रख रहे हैं। पेशेंट को आने नहीं दे रहे हैं क्लिनिक पे, बस बोलते हैं कि रिपोर्ट लेके भेज दो सीधा, मेरे व्हाट्सएप पे रिपोर्ट सेंड कर दो, मेरे ईमेल पे रिपोर्ट सेंड कर दो। पेशेंट से तो आप बात नहीं कर पाए, पेशेंट का बॉडी लैंग्वेज देख नहीं पाते हैं। बॉडी लैंग्वेज हो गया, उसके बॉडी लैंग्वेज भी तो है पेट का सबसे बड़ी चीज होती है। इस पे तो आप मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं हम लोग। तो आप पेशेंट को देख नहीं पाते हैं, आप उससे बात नहीं कर पाते हैं, उससे तो कैसे हम फिर उसका मेंटल भी पढ़ेंगे। तो मेंटल पढ़, जब तक मेंटल नहीं पढ़ेंगे तब तक हम डिजीज को ठीक नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी कमजोरी आज के समय में हो चुकी है कि सरकार यही कहना था कि मेंटल पैथोलॉजी पे जोर क्यों दे रहा है, कि मेंटल से ही तो सारी डिजीज डेवलप हो रही है। तो आप मेंटल को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा है पेशेंट से इंटरेक्शन रखिए, पेशेंट के साथ समय दीजिए। तो सबसे बड़ी बात होती है, ब्रेन से तो होता है डिजीज डेवलप पूरा। आप जैसे थिंकिंग करेंगे वैसे आपको केमिकल डेवलप होती है ब्रेन में, बिल्कुल आपने सही कहा। आपने न्यूरो सही कहा। डेवलप करें। जी, आपने सही कहा। कुछ लोग का ये कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स मेंटल पैथोलॉजी होता है। ये गलत है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स का अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का है, वह मेंटल पैथोलॉजी नहीं हो सकता है। दूसरा चीज कि इलेक्ट्रिकल डिसहार्बेंसेस, जो डिस्टर्बेंसेस है या जो एनर्जी लेवल पर बैलेंस होता है, वह स्पिरिचुअल सिम्टम्स का, उसका एनर्जी लेवल का सिम्टम्स है। तो उसको भी हम लोग पैथोलॉजिकल मेंटल पैथोलॉजी नहीं कर सकते, वो जनरल पैथोलॉजी के अंदर में आ जाएगा और उसे जनरल पैथोलॉजी के रूप में माना जा सकता है। तो ये बहुत अच्छा डिस्कशन हम लोगों का हुआ, और दीपक जी ने बहुत ही विस्तार से आपने जो बताया कि जो रिलेशनशिप है माइंड और बॉडी का, है ना, माइंड के आधार पर ही आपके केमिस्ट्री जनरेट होते हैं, बॉडी के जो केमिकल चेंजेज होते हैं वह मेंटल सिम्टम, मन का जो इमोशंस है, इमोशनल लेवल जो है, तो उसके कारण जो चेंजेज होता रहता है, तो उसको ये हम लोग लेते हैं। लेकिन जब इमोशनल लेवल अगर हमारा डिपेंडेंट होने लगता है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ में, तो वह एक डीप पैथोलॉजी के रूप में कन्वर्ट होता चला जाता है, डिपेंडेंट होने लगता है। अगर यानी कि
आपके इंटेलेक्ट के प्रॉपर्टी पर इमोशंस अगर डिपेंडेंट होने लगे, आश्रित होने लगे, तो वह मेंटल पैथोलॉजी का रूप लेना लगता है। तो एक बहुत बड़ा ये है, इस पर चर्चा होते रहनी चाहिए और मैं चाहूंगा कि इस पर हम लोग और भी चर्चा करें। डॉक्टर हेनीमैन का जो कंट्रीब्यूशन है आज भी नहीं कह सकते हैं कि आउटडेटेड नहीं हुआ है। डॉक्टर हेनीमैन का जो कॉन्सेप्ट है आज वर्तमान समय में, जो कल हम लोगों ने देखा था कि इंटीग्रेशन ऑफ मेडिसिन का जो अप्रोच है डॉक्टर हेनीमैन ने ही बताया था। आज हम लोग ये भी देख रहे हैं कि पैथोलॉजी आपने जो बहुत सारे हिस्ट्री से निकाल करके आपने पैथोलॉजी की जो चर्चा किया है वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट आज कंट्रीब्यूशन है। तो दीपक जी, आपके जो इस प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग बहुत बहुत बधाई आपको, और आगे का भी सेशन में आप आइए और दूसरा सेशन में हम लोग इसको लें। और इसके साथ मैं यह भी बताना चाहूँगा कि आज के दिन से हम लोगों का तीसरा वर्ष शुरू होता है। तो हम लोगों के लिए आज न्यू ईयर डे भी है। IFPH के हिंदी फोरम का न्यू ईयर डे है। हम लोग नया साल आज मना रहे हैं, क्योंकि 2 साल हम लोग के कल पूरा हो चुके थे। आज से हम लोगों का तीसरा साल हम लोगों का होता है, और इस नए साल में हम लोग और भी नए रूप में आप लोगों के साथ में जुड़ेंगे, नया जानकारी मिलेगा और हम लोग इस फोरम को और भी मजबूत करते रहने का कोशिश करेंगे। तो इसके साथ ही हम लोग आज का सेशन को समाप्त करते हैं और सेशन को हैंड ओवर करते हैं डॉक्टर धनेश को, जो कि अगले सेशन को लेने के लिए तैयार है, जहाँ फिर हम लोग अंग्रेजी सेशन में भी हम लोग वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेट करेंगे इंग्लिश सेशन में अलग से। तो thank you all for having a patience listening, and over to you, Dr. Dhanesh, to start your session now. Thank you.